सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो यहाँ लास्ट पार्ट में आर्य आती है और रिद्धि से बातें करती है और बातें करते हुए भी उसे खाना खिलाती है। उसके बाद से आर्य वहाँ से चली जाती है। अब इसके आगे ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रिद्धि के शादी वाला डेट आ जाता है। यहाँ आर्य जिस दिन रिद्धि की हल्दी थी उस दिन आर्य सुबह उठती है और उसने आज मन बना लिया था कि वो रिद्धि से बात करके रहेगी। तो वो पहले वाला ही तरीका अपनाती है और हल्के एक बार फिर बालकनी के सहारे रिद्धि के रूम में जाती है। वो देखती है कि रिद्धि अभी सो रही थी। वो रिद्धि के बेड के पास जाकर खड़ी होती है और उसके फेस को देखते हुए कहती है, मेरी नींद उड़ाकर कितने आराम से सो रही हो रिद्धि। तुम्हें जो करना था वो कर चुकी, लेकिन अब देखो मैं क्या करती हूँ। कहकर वो झटके से रिद्धि का हाथ पकड़ के उसे उठा देती है। नींद में इस तरह से झटका लगने के कारण रिद्धि घबरा जाती है और बेड से जल्दी उठ के खड़ी हो जाती है। अपने सामने आर्य को देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये सपना है या हकीकत है। आर्य को अपने सामने देखकर एक बार तो उसके फेस पर स्माइल आती है, लेकिन फिर जल्दी ही वो स्माइल गायब हो जाती है और वो लगभग चिल्लाते हुए बेड पर खड़ी हो जाती है। और जैसे वो चिल्लाती है आर्य जल्दी से आगे जाकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, पागल हो गई हो क्या? पूरे मोहल्ले को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ? यहाँ रिद्धि जल्दी से अपने मुंह से उसका हाथ हटाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और फिर कुछ देर बाद नॉर्मल होकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पागल मैं नहीं तुम हो गए हो। इस तरह से किसी के कमरे में घुस आना ये सही है? जिस पर आर्य स्माइल करते हुए इसके पास आती है और कहती है, क्यों रुक गई, बात पूरी करो। रिद्धि उससे अपना मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम इतनी सुबह सुबह ये सब करने आई हो? जल्दी बताओ यहाँ पे क्यों आई हो और जल्दी से जाओ यहाँ से। जिस पर आर्य उसके सामने आती है और गुस्से से कहती है, रिद्धि आखिरी बार तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, एक बार मेरी बात समझ लो और मुझे कुछ भी ऐसा करने पर मजबूर मत करो जो तुम्हें अच्छा न लगे। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम ये शादी नहीं करोगी और इस शादी के लिए मना कर दोगी। जिस पर रिद्धि भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, पहली बात तो ये है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूंगी, और अगर मुझे इनकार ही करना होता तो मैं ये शादी के लिए हाँ ही क्यों करती। और दूसरी बात ये कि तुम मुझसे ऐसी उम्मीद किस हक से कर रही हो आर्य? इस पर आर्य रिद्धि के पास जाती है और उसके दोनों कंधों को पकड़ कर उस पर दबाव बनाते हुए कहती है, हक जानना चाहती हो रिद्धि? जिस पर रिद्धि कहती है, कितनी बार कहूँ कि तुम मेरी कुछ नहीं हो? जिस पर आर्य भी उसी तरह जवाब देती है, और मैं भी कितनी बार कहूँ कि तुम मेरी बीवी हो? समझ रही हो, चाहे तुम मानो या ना मानो। ये बात सुनकर रिद्धि की आंखों में नमी आ जाती है और वो आर्य को देखते हुए कहती है, जानती हूँ मेरे मानने या ना मानने से कौन सा कुछ फर्क पड़ने वाला है तुम्हें। जिस पर आर्य कहती है, फर्क पड़ता है तभी तुमसे कह रही हूँ, रोक दो ये सब। रिद्धि बोलती है, क्यों रोक दो ये सब? और क्या तुम बार बार मुझ पर अपना हक जमाने चली जाती हो? आर्य बोलती है, हक नहीं जता रही हूँ, तभी तुम ऐसी हो गई हो। रिद्धि कहती है, नहीं गलत कह रही हो तुमने मुझ पर यकीन ही नहीं किया, इसीलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। लेकिन अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये शादी होकर रहेगी। जिस पर आर्य कहती है, मैं भी देखती हूँ कैसे होती है। इस शादी को तो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम अभी भी मेरी पत्नी हो, और ये तुम मान लो। और तुम्हारे वो होने वाले हस्बैंड यानी कि उस सो कॉल्ड डॉक्टर रोहित पर तो मैं केस कर दूंगी।
अगर मैंने तुम पर केस कर दिया तो तुम्हें न चाहते हुए भी इंडिया आना होगा, और हो सकता है कि वो तुम्हारा डॉक्टर जेल के पीछे नजर आए। जिस पर रिद्धि आर्य को घूरते हुए कहती, ओह, तो तुम मुझे यहाँ धमकाने आई हो? अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे जेल करवा दोगी। अगर तुम्हारी यही मर्जी आ रही तो तुम यही सही, तुम्हें जो बन पड़े वो करो। अगर तुम जेल ही भेजना चाहती हो तो भेजो, लेकिन मैं तो डॉक्टर रोही से शादी करके ही रहूंगी। रिद्धि का गुस्सा देखकर आर्य का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो चुका था। वो अपने लहजे को नरम करते हुए बोलती, प्लीज रिद्धि, मत करो ऐसा, अभी भी वक्त है, सब कुछ बिगड़ने से रोक लो। आर्य की आवाज़ सुनकर रिद्धि की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो अपने आंसू को बहने से रोक लेती है और कहती है, सब कुछ तो बहुत पहले ही बिगड़ चुका है आर्य, अब और कुछ ना बिगड़े, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। जिस पर आर्य बड़े प्यार और बेबसी से रिद्धि के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है और अपने होठों से लगाते हुए कहती है, मत करो रिद्धि, ऐसा मत करो, माफ़ कर दो मुझे, बहुत माफ़ी मांग चुकी हूँ मैं तुमसे। एक बार अपने दिल से पूछ कर तो देखो कि क्या तुम्हारा दिल मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। रिद्धि भी आर्य की नज़रों में देखते हुए कहती है, ये दिल तो ना जाने क्या क्या चाहता है आर्य, लेकिन इसकी हर चाहत पूरी हो ये ज़रूरी तो नहीं। एक पल के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ आर्य, तो क्या तुम मुझे बीता हुआ वक्त लौटा सकती हो? क्या लौटा सकती हो मेरे वो बीते हुए 6 साल जो मैंने तुम्हारे बिना इतनी मुश्किल से गुजारे हैं? आर्य के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो वो अपने हाथों को उसके हाथों से झटक के छुड़ा लेती है और कुछ कदम पीछे हो जाती है और कहती है, नहीं लौटा सकती ना, तुमने मेरा दिल तोड़ा था आर्य, दिल ही नहीं बल्कि तुमने तो मेरे पूरे वजूद को ही बिखेर कर रख दिया था। तुम्हारी वजह से सिर्फ मैंने अपने पूरे परिवार से दूर हो गई थी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। एक बार मेरी बात सुन ली होती, मुझ पर विश्वास किया होता तो आज ये सब नहीं होता। जिस पर आर्य उसके नज़दीक आते हुए कहती है, भूल जाओ रिद्धि, भूल जाओ बीती बातों को, खत्म कर दो सब कुछ। जिस पर रिद्धि फीका सा स्माइल करते हुए कहती है, खत्म ही तो कर रही हूँ आर्य, सब कुछ खत्म हो जाए इसीलिए ये सब कर रही हूँ। और जब तुमने अपनी तरफ से बहुत पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया था, तो तुम अब उसे वापस क्यों जोड़ना चाहती हो? अरे, रिश्ते तो नाजुक धागों की तरह होते हैं और एक बार टूट जाए तो वो दोबारा जुड़ते नहीं हैं। और अगर जबरदस्ती उन्हें जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर उनमें गांठ पड़ जाती है, वो पहले जैसी कभी नहीं रहती। तुम्हारी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है। तुमने अब मैं बदल गई हूँ, सब कुछ खो दिया है मैंने। सबसे प्यार करने वाली, सबके साथ हंसी मजाक करने वाली लड़की सिर्फ गंभीर और जिम्मेदार रह गई है। उसने अपनी मासूमियत, अपना बचपना सब कुछ खो दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुनकर आर्य उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती, तुम मेरी बात समझने की। अभी वो इतना ही बोलती कि रिद्धि उसको अपनी हथेली दिखाकर वहीं रोक देती है और कहती है, नहीं यार, आज नहीं, बहुत बोल चुकी हो तुम, लेकिन आज तुम मेरी बात सुनो। क्या तुम नहीं जानती थी कि कुणाल किस तरह का इंसान है? या तुम जूही को नहीं जानती थी? या तुम मुझे नहीं जानती थी? सब कुछ जानती थी ना? फिर भी तुमने मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया, मुझ पर शक किया। और शक ही नहीं, तुमने मुझ पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम भी लगाए। तुम जानती थी कि जो सबूत तुम्हें दिखाए गए वो झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन तुमने उन पर भरोसा किया, मुझ पर नहीं। रिद्धि की बात सुनकर आर्य ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, जानती थी रिद्धि कि वो सब सबूत झूठे हो सकते हैं, इसीलिए मैंने खुद उसकी जांच करवाई थी। और वो फोटोग्राफ्स बिल्कुल सच्चे थे, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की हुई गई थी। तो मैं कैसे उन फोटो को सच नहीं मानती? रिद्धि बोलती है, अगर वो फोटो इतने ही सच्चे थे तो तुम आज यहाँ क्या कर रही हो आर्य? अब क्यों तुम्हें उन फोटो पर विश्वास नहीं है? आर्य बोलती है, क्योंकि। जिस पर रिद्धि रोते हुए कहती है, तुम क्या बताओगी आर्य, मैं बताती हूँ तुम्हें।
क्योंकि जो सबूत मैंने मेरे जाने के बाद तुम्हें दिए वो सबूत भारी पड़ गए, है ना? ये कहकर रिद्धि एक नज़र आर्य की तरफ देखती है, लेकिन आर्य उसकी तरफ नहीं देखती। तो वो हल्का सा स्माइल करके आगे कहती है, अरे मैं तो शुरू से ही नासमझ थी और शायद आज भी हूँ, लेकिन तुम तो शुरू से ही समझदार थी, फिर भी तुमने मुझे नहीं समझा। ये सुनकर आर्य अपनी भारी निगाहों से रिद्धि को देखने लगती है, तो रिद्धि उसकी नज़रों से अपनी नज़रें मिलाकर एक और सवाल करते हुए कहती है, बस मेरी आखिरी सवाल का जवाब दे दो आर्य। अगर तुमने मेरे इस सवाल का जवाब सही से दिया तो खुद ये शादी रोक दूंगी और जो तुम कहोगी मैं वो मान लूंगी। अगर वो सबूत जो जूही और कुणाल के खिलाफ थे वो तुम्हें नहीं मिलते तो क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता? क्या तुम्हें ये एहसास होता कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो गलत किया? क्या तुम्हारी नज़रों में मैं बेगुनाह साबित हो जाती? क्या जितनी शिद्दत से तुम आज मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हो, उन सबूतों को देखे बिना तुम मुझे लेने आती? मुझ पर इतना ही विश्वास करती जितना आज दिखा रही हो? बोलो आर्य, चुप क्यों हो? इधर आर्य कुछ नहीं बोल रही थी। रिद्धि उसके जवाब न देने पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा जवाब मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो उस दिन वो सब कुछ हुआ ही नहीं होता जो हुआ। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, अब तुम जा सकती हो आर्य। हम दोनों के बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो कि सुधारा जा सके। जिस पर आर्य रिद्धि का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ करके गुस्से से कहती है, नहीं जाऊंगी, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें लिए बिना यहाँ से जाऊंगी। शादी करना चाहती हो ना तुम, तो करो, लेकिन मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। जाऊंगी तो यहाँ से अपनी जिंदगी को वापस ले कर जाऊंगी, नहीं तो अपनी जिंदगी हमेशा के लिए यहीं छोड़ के जाऊंगी, देख लेना तुम। ये कहकर वो उसके नजदीक आती है और उसके गर्दन के पीछे हाथ लगाकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करके उसके होठों पर एक डीप किस करने लगती है और बोलती है, जो हक मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा और मेरे जीते जी ये किसी और को नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी शादी की हर रस्म में शामिल होंगी रिद्धि। देखती हूँ तुम कब तक खुद को मजबूत दिखाती हो। देखती हूँ कि कब तक तुम्हारे दिल में दबा हुआ प्यार बाहर नहीं आता। तुम्हारी मेहंदी में भी रहूंगी, तुम्हारी हल्दी में भी, यहाँ तक कि तुम्हारे फेरों के समय भी तुम्हारी आंखों के सामने ही रहूंगी। हिम्मत है तो मेरी आंखों के सामने किसी और की होकर दिखाना। ये कहकर वो उसे छोड़ देती है और जाने लगती है। जिस पर रिद्धि भी पीछे से चिल्ला कर कहती है, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो ना अरे तो शौक से रह सकती हो, लेकिन एक बात याद रख लो कि सब कुछ होगा। मेरी शादी की हर रस्म होगी और तुम्हारे आंखों के सामने होगी। मैं हर रस्म के होने से तुमसे दूर होती जाऊंगी और रोहित के करीब। देखती हूँ कि तुम भी कब तक यहाँ रहती हो और मुझे कैसे किसी का होते हुए देख सकती हो। ये कहकर वो गुस्से में टेबल पर रखे हुए सामान पर जोर से हाथ मारती है, जिससे कि वो सारा सामान जमीन पे बिखर जाता है। पहले तो रिद्धि के चिल्लाने की आवाज़ पर और फिर सामान बिखरने की आवाज़ से सब लोग अपने रूम से बाहर निकल कर आते हैं और आर्य को रिद्धि के रूम से बाहर निकल कर इतने गुस्से में जाते देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर आर्य रिद्धि के रूम में इतनी सुबह कर क्या रही थी? क्या वो सारी रात यहीं थी? आखिर वो दोनों चाहते क्या है? सबके दिल में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उनके जवाब न तो वो रिद्धि से मांग सकते थे और ना ही आर्य से। इधर ईशान से आर्य की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने मन में सोच लिया कि वो उसे क्या करना है। उसके दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी कि शायद अब भी एक इंसान है जो रिद्धि को ये सब करने से रोक सकता है। वो किसी को कॉल करता है और कुछ देर तक उससे बात करने के बाद कॉल कट कर देता है। फ़ोन रखकर वो हल्का सा स्माइल करता है और खुद से कहता है, काश कि जो मैं सच सोच रहा हूँ वो सच हो जाए। काश कि तुम्हारा आना कारीगर हो जाए।
अगर भाई की पूरी ज़िंदगी का सवाल नहीं होता तो ऐसी हालत में मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। जानता हूँ कि थोड़ा सा स्वार्थी हो रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा अपने भाई की परवाह कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, उनसे इतना प्यार जो करता हूँ। प्यार तो मैं तुमसे भी करता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई और उनकी ज़िंदगी है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सब लोग तैयारियों में जुटे हुए थे और रिद्धि खुद को भी पूरी तरह से बिजी रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे आर्य की याद ना आए और ना ही उसका ख्याल उसके जहन में आए। लेकिन जिसका नाम आपकी धड़कनों, सांसों और जिंदगी पे लिखा जा चुका हो, उसे अपने मन से निकाल पाना इतना आसान नहीं होता। इधर आर्य भी अब कम ही कोशिश करती कि रिद्धि के सामने आने की। शायद वो उसके आगे हार मान चुकी थी या फिर सही वक्त आने का इंतजार कर रही थी। आज रिद्धि की हल्दी की रस्म थी, इसलिए ममता जी ने उसे हॉस्पिटल जाने से रोक दिया था। सारे लोग बाहर गार्डन में मौजूद थे और रिद्धि की हल्दी की रस्म की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सिद्धि और माहिरा रिद्धि को लेकर आती हैं। रिद्धि ने पीले रंग की साड़ी और फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। लगने को तो वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन चेहरे का नूर तो कहीं गायब था। रिद्धि आकर अपनी जगह बैठ जाती है और उसकी नज़र सामने खड़ी आर्य पर जाती है, जिसने उसी के कपड़े के मैच का कपड़ा पहना था, पीले रंग का, जो कि कुर्ता था। रिद्धि उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसे इस तरह से देखकर आर्य ने अपना अंगूठा और उंगली को जोड़कर उसे बहुत सुंदर लगने का इशारा किया। रिद्धि को मन ही मन अच्छा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने झटक कर अपना मुंह फेर लिया और ये देखकर आर्य ने अपने बालों में हाथ घुमाकर स्माइल करती हुई वहां से चली जाती है। आर्य के वहां से जाते ही रिद्धि ने उस तरफ नजर की, लेकिन उसे आर्य नजर नहीं आई। तो वो अपनी नजरें इधर उधर करके उसे देखने लगती है। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ लगाया और उसके कान में हल्के से बोला, मिसेस कपूर, किसे ढूंढ रही है आप? रिद्धि एकदम से चौंक जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती, नहीं तो किसी को तो नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो आर्य? आर्य वहाँ रखे हुए हल्दी की कटोरे में से हल्दी लेती है और रिद्धि के गाल पे हल्का सा लगा कर कहती है, कुछ नहीं, बस अपनी वाइफ को हल्दी लगाने आई थी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और फिर सब लोग एक एक करके रिद्धि को हल्दी लगाने लगते हैं। सब लोगों को रिद्धि और आर्य की नोक-झोंक देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके दिल में ये उम्मीद थी कि शायद रिद्धि को समझ आ जाए और सही समय पर वो अपने दिल की बात सुन ले। इधर आर्य दूर बैठी हुई थी और रिद्धि की हल्दी की रस्म देख रही थी कि तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है, जो कि रिद्धि की लगी हुई हल्दी से थोड़ी सी हल्दी लेती है और जाकर मतलब खेल खेल में आर्य के गालों पर लगा देती है। ये देखकर आर्य के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ रोहित की मॉम आ जाती है। उन्हें इस तरह से देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया? दुल्हन की हल्दी लगने के बाद बची हुई हल्दी दूल्हे को लगनी थी, लेकिन तुमने ये आर्य को क्यों लगा दी? वो लगभग डांट रही थी उस बच्ची को, और वो बच्ची आर्य के पीछे छुप रही थी। और ये बात रिद्धि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आर्य को तो उन पर बहुत गुस्सा आता, पर वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार जो आपने इसको बोला तो, ऐसा उसने कुछ नहीं किया जो आप इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रही हैं। छोटी बच्ची है, वो उसे क्या समझे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर आपको गलत लग रहा है तो अब मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप इसको कुछ मत कहिए। और वो वहाँ से उस लड़की का हाथ पकड़ के लेकर चली जाती है। इधर रोहित की माँ का इस तरह से कहना रिद्धि को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो देखती है कि जब आर्य ने बोल ही दिया है तो वो भी चुप हो जाती है और स्माइल करने लगती है। इधर रिद्धि अपनी जगह से उठकर रोहित की माँ के पास आती है और कहती है, आंटी जी, आप
छोटी बच्ची थी। माना कि गलती बच्चे ही करते हैं, लेकिन बड़ों का फ़र्ज़ होता है उन्हें समझाना, ना कि उन्हें इस तरह से डाँटना। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में ऐसा कोई तमाशा हो, जो कि इन छोटी-छोटी बातों की वजह से हो। रोहित की माँ कुछ कहने वाली होती है कि तभी उनके पास रोहित का फ़ोन आता है और वो चुप रह जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।